बात करी थी कि साइंस का सिलेबस किस तरीके से डिवाइडेड है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। फिजिक्स में कितने चैप्टर है, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है और बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं। आज हम हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज मोशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे लेके आना चाहिए ताकि आप मेरी बातों को समझ सकें और मुझसे कनेक्ट हो सके। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम हर बार जब चैप्टर शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं भाई कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, उस चैप्टर का एक पूरा माइंड मैप तैयार करते हैं। तो हम सबसे पहले मोशन चैप्टर का माइंड मैप तैयार करेंगे और उसके पहले हम देखेंगे कि मोशन चैप्टर का भाई नाम मोशन क्यों पड़ा। भाई इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ सर भाई, सिंपल सी बात है। अब भाई मोशन क्या होता है? अरे भैया मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं ना अभी, तो ये मोशन में है। मैं खुद मूव कर रहा हूँ, मोशन में हूँ। फैन घूम रहा है, मोशन में है। कार चल रही है, मोशन में है। शीशों पे आप खेल रहे हो, मोशन में है। फेरिस व्हील पर आप बैठे हो, मोशन में है। मतलब कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो मोशन में होती है। और उसी चीज की टेक्निकल स्टडी हम आज कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये सब कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर देखना है। अब भाई ये मोशन चैप्टर कहां से आया है? फिजिक्स से निकल कर आया है। तो भाई सबसे पहले अपन ये भी देख लेते हैं फिजिक्स क्या होता है, वरना पता चला कि भाई मान लो अगर आप किसी छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो, ठीक है, अपने छोटे भाई बहन को बता रहे हो कि मैंने ये पढ़ा 9th क्लास में, और आपसे वो यही पूछ ले कि भाई फिजिक्स क्या होता है भैया वो बताओ, और आपको फिजिक्स ही नहीं मालूम कि क्या होता है, तो क्या आपकी पढ़ाई किसी काम की है? नहीं भाई, क्योंकि भाई फिजिक्स ही नहीं मालूम क्या है और आप फिजिक्स के चैप्टर पढ़ रहे हो। भाई सबसे पहले अपन देख लेते हैं फिजिक्स, फिर अपन हमारे मोशन चैप्टर की बात करेंगे। फिजिक्स क्या है भैया, कहां से आया ये वर्ड? तो बोले सर फिजिकल से आया, ऐसा लग रहा है हमको। बिल्कुल सही बात है भाई, कहां से आया वर्ड? फिजिकल से। ठीक है, अब फिजिकल से आया मतलब क्या भाई? तो फिजिक्स के अंदर अपन फिजिकल, किस चीज की फिजिकल चीजों की पढ़ाई करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की। किसकी भैया? फिजिकल क्वांटिटीज की। अच्छा, मतलब सर अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम फिजिक्स कहते हैं? हाँ भैया। अब बोलो सर ये फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हर वो क्वांटिटी है बेटा जिसको आप मेजर कर सकते हो। जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है मेरे दोस्त? मेजरेबल क्वांटिटीज, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसकी कोई वैल्यू आ सकती है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिनकी स्टडी को आप फिजिक्स कहते हो। इसका मतलब ये है मोशन के अंदर स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज है, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसमें पढ़ रहे हैं। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन भी एक तरीके का फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। साउंड फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो, साउंड की वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। मतलब हमारा जो 9th का फिजिक्स है वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड है। और फिजिक्स का मतलब भी यही होता है कि आप फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करो, उनके अंदर चेंज किस तरीके से हो रहा है, चेंज कैसे ला सकते हैं, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको समझो। आई होप आपको फिजिक्स क्या होता है क्लियर हो गया होगा। और मोशन चैप्टर का नाम मोशन क्यों पड़ा ये भी क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि भाई इसके अंदर हम सिर्फ मोशन की बातें करेंगे कि मोशन क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब भाई देख लेते हैं पूरे चैप्टर का डिवीजन। तो सबसे पहले भैया मोशन। तो इसमें भाई सबसे पहले आते हैं कि मोशन की चैप्टर की जब शुरुआत होगी तो आप सबसे पहले देखोगे कि इसके टाइप्स क्या है। क्या देखोगे आप भैया? टाइप्स। अब जो टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे तो ये भी दो तरीके से देखते हैं हम। एक होता है टाइम के बेसिस पे कैसे चल रहा है, और एक होता है पाथ के बेसिस पे, मतलब कहां चल रहा है। टाइम के बेसिस पे दोस्त दो टाइप का मोशन हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और एक हो जाता है मेरे दोस्त नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर पाथ के बेसिस पे 5 टाइप का हो जाता है कि भाई कैसा चल रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेटरी मोशन है, ऑक्सिलेटरी मोशन है, कैसा कहां हो रहा है मोशन, किस पाथ पे हो रहा है। तो भाई पहला हो जाता है इसके अंदर हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। फिर आ जाता है मेरे दोस्त सर्कुलर मोशन। फिर आ जाता है प्यारे बच्चों रोटेशनल मोशन। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सिलेटरी
ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और मोशन होता है बेटा जो फिफ्थ टाइप होता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो चैप्टर के पहले पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर आप देखते हो मोशन और उसके टाइप्स क्या है। ये पहले टॉपिक के सब डिविजन है बेटा, है ना, ये चैप्टर की अभी शुरुआत है कि आप सबसे पहले देखेंगे मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स के अंदर आप टाइम के बेसिस पे 2 डिवीजन देखेंगे, पाथ के बेसिस पे 5 डिविजन्स देखेंगे। इसके बाद आपका अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा जो कि होगा आपका दूसरा टॉपिक, दूसरा मेजर टॉपिक होगा फैक्टर्स ऑफ मोशन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोशन बोलो या फिर फैक्टर्स ऑफ मोशन बोलो। इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों आप कुल मिला के 6 फैक्टर्स पढ़ोगे, 6 फैक्टर्स 3-3 के स्लॉट में। ठीक है, अब 3-3 के स्लॉट में क्यों बोल रहा हूं मैं, ये चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला फैक्टर पढ़ेंगे अपन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फैक्टर आप पढ़ेंगे मेरे दोस्तों स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर पढ़ेंगे आप एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। मतलब कुल मिला के ये 6 फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 फैक्टर्स के अंदर अपन को समझना है कि ये 6 फैक्टर्स होते क्या है, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। मतलब इसी पार्ट के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे बेटा, इसी पार्ट में इसके न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे, ये बात याद रखिएगा, और प्लस इसकी थ्योरी आएगी। मतलब सेकेंड टॉपिक के अंदर आपको इन चीजों को पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यही पूरा का पूरा बेसिक मोशन है, जो पूरे मोशन के अंदर चीजें कंट्रोल होती है, चेंज होती है, कैलकुलेट होती है, वो सब यही है। मतलब इस टॉपिक को, जो ये सेकंड टॉपिक आ रहा है आपका, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक की मैं बात करूं तो थर्ड टॉपिक्स में आते हैं बेटा आपके ग्राफ्स एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो भाई इक्वेशंस के अंदर, ग्राफ्स के अंदर आप 2 ग्राफ देखोगे, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। ये 2 ग्राफ आप पढ़ोगे, इसके बेसिस के ऊपर आप कुल मिला के 12 ग्राफ्स में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर, इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आएंगे 3 इक्वेशंस। ठीक है, और ये जो 3 इक्वेशंस रहेगी इसमें 2 पार्ट रहते हैं। एक पार्ट रहेगा आपका जो सोलफुल डेरिवेशन के बेसिस पे होगा, मतलब आप इसके अंदर 2 तरीके के डेरिवेशंस देखोगे, एक होगा ग्राफिकल मेथड और एक होगा बेटा थ्योरेटिकल या फिर सॉरी एल्जेब्रिक मेथड। और दूसरा पार्ट आता है इसका न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक चैप्टर का, जो तीसरा मेजर टॉपिक रहेगा ग्राफ। अब देख रहे हैं आप कितना लेंथी चैप्टर हो रहा है ये। मतलब कुल मिला के अगर आपके पास रोड मैप तैयार नहीं है, अगर आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मोशन क्या है, फिर टाइम, फिर उसके पाथ के बेसिस पे मोशन क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोशन क्या होता है, 6 फैक्टर्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स की थ्योरी क्या होती है, फिर ग्राफ्स क्या होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर क्या पढ़ना है मुझे, क्या नहीं पढ़ना है, ग्राफ्स किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपके पास ये एक प्लानिंग डेवलप नहीं है, अगर ये रोड मैप तैयार नहीं है, तो आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अप्रोच नहीं कर पाएंगे चैप्टर को। भाई याद रखिएगा बच्चों, जिस तरीके से आप चैप्टर की शुरुआत करते हो वही बहुत कुछ डिसाइड करता है कि पूरे ओवरऑल चैप्टर में आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि शुरुआत अगर आपकी इंटरेस्टिंग हुई है, आप एक प्लान्ड तरीके से शुरुआत कर रहे हो, तो आप तैयार होते हो पूरे चैप्टर के लिए। लास्ट टॉपिक अगर मैं देखूं, इसके बाद 4th टॉपिक आता है जो चैप्टर का आखिरी टॉपिक होता है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये होता है हमारा आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर बेसिक बातें हैं, वो कुछ ज्यादा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, और चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे भैया, कि सर जी ये मोशन किस बला का नाम है, मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन बेटा अगर अपन बाय डेफिनेशन देखें, मोशन बाय डेफिनेशन देखें, तो जब भी कोई बॉडी समय के साथ अपनी जगह लगातार चेंज करती है तो उसको हम कहते हैं मोशन। ठीक है, क्या होता है भाई मोशन, कि जब भी कोई बॉडी समय के साथ अपनी जगह चेंज करे उसको अपन क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अब इस बात को अपन समझते हैं। भाई अगर मैं यहां पर आपको खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, तो इस समय मैं क्या मूव कर रहा हूं, बोले नहीं सर। क्या मुझ में कोई मूवमेंट हो रहा है, बोले नहीं सर। क्या मेरी जगह चेंज हो रही है, नहीं सर। क्या समय चल रहा है, नहीं सर। अरे
समय तो चल रहा है ना भाई, समय चल रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरी जगह चेंज हो रही है क्या? नहीं। इसका मतलब मैं काय में हूं? मोशन में हूं क्या? नहीं। समझ में आई इतनी बात? मतलब जब कोई बॉडी समय के साथ नहीं चलती तो उसको हम कहते हैं कि वो मोशन में नहीं है। अब अगर मैं चलने लग जाऊं और चलते चलते मैं आपको समझाऊं कि ये मोशन नाम की चीज क्या है, तो अब टाइम भी चल रहा है और मेरी पोजीशन भी लगातार क्या हो रही है भाई? चेंज हो रही है। अब मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब मैं काय में हूं? मोशन में हूं। इसका मतलब मोशन क्या हो गया कि समय के साथ साथ समय के रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है सो दैट इज नोन एज मोशन। इतनी बात क्लियर हो गई? इसीलिए हम मोशन की डेफिनेशन में भी देखते हैं कि जब कोई बॉडी अपनी जगह लगातार चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम मोशन कहते हैं। ठीक है, अब ये सराउंडिंग के रिस्पेक्ट वाली बात क्या है, ये अपन आगे समझेंगे, रिलेटिव मोशन जब समझेंगे अपन। क्लियर हो गई बात इतनी? तो मोशन क्या हो गया भैया कि समय के साथ जगह चेंज हो, उसको मोशन कहते हैं। बॉडी की पोजीशन लगातार चेंज होती जाए समय के रिस्पेक्ट में, उसको हम कहेंगे मोशन। व्हाट इज मोशन? द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। When the position of a body changes with respect to time, it is known as motion. क्लियर हो गई बात इतनी? मतलब समय के साथ क्या बदलना चाहिए भाई साहब? जगह बदलनी चाहिए। समय के साथ क्या बदलनी चाहिए? जगह। अगर समय चल रहा है, टाइम लगातार चलते रह रहा है, लेकिन बॉडी रुकी हुई है, बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है, पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, सो दैट बॉडी इज नॉट इन मोशन। एंड व्हेन यू आर नॉट इन मोशन, यू आर इन रेस्ट। यू आर इन रेस्ट। अगर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप रेस्ट में। क्लियर हो गई इतनी बात? अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है कि सर मान लो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मेरे इस पाम पे मूव कर रहा है। अब इस पाम पे मूव ऐसा कर रहा है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाने में उसको 1000 ईयर्स लगने वाले हैं। मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और डिस्टेंस बहुत कम चलने वाला है वो, मतलब जो पाथ कवर कर रहा है वो बहुत कम है। तो सवाल ये उठता है कि सर क्या ये बॉडी मोशन में है कि नहीं है? भाई ये बॉडी मोशन में कंसिडर की जाती है। वजह समझो इस बात की। मोशन बाय डेफिनेशन क्या बोलता है कि भाई जगह बदलनी चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम चलता रहे और जगह चेंज हो। तो इर्रेस्पेक्टिव कितने टाइम में कितना पोजीशन चेंज हो रहा है, अगर बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम उसको मोशन में कंसिडर करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बस बॉडी की जगह चेंज होनी चाहिए, इससे मतलब नहीं हो कितनी देर में जगह चेंज कर रहा है। पॉइंट इज, कंसेप्ट इज कि दैट द बॉडी शुड चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बॉडी की जगह चेंज होनी चाहिए। रेस्ट क्या होता है बेटा? जब भी कोई बॉडी अपनी जगह चेंज ना करे, जब भी कोई बॉडी अपनी जगह चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, इट इज नोन एज टू बी इन रेस्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? अब मोशन और रेस्ट अगर अपन समझ चुके हैं तो हमको दो चीजें समझनी होती है, ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये इसलिए हम समझ रहे हैं ताकि जब हम रिलेटिव मोशन को पढ़ें तो मैं रेफरेंस पॉइंट नाम का वर्ड यूज करूंगा तो आपको वो चीज समझ में आ जाए। रेफरेंस पॉइंट होता है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताने के लिए जो चीज आप यूज करते हैं उसको अपन रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी आपको पोजीशन चेंज करना बताना है तो आप कैसे बताओगे कि क्षितिज सर अभी यहाँ पे खड़े थे, अब थोड़ी देर बाद वो लेफ्ट में मूव कर गए, थोड़ी देर बाद वो लेफ्ट में मूव कर गए, कैसे बताओगे? अगर आपको रेफरेंस पॉइंट यूज करना है तो रेफरेंस पॉइंट आपके लिए होगा ये बोर्ड, कि बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं कितना चलता हुआ दिखाई दे रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो कैमरा का सेटअप है ये भी लेफ्ट की तरफ मूव करे, मैं खुद लेफ्ट की तरफ मूव करूं और ये बोर्ड भी लेफ्ट की तरफ मूव करे, हम तीनों ही सेम स्पीड से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या आप व्यूअर्स को, क्या आप बच्चों को दिखाई देगा, क्या आप बच्चे पता कर पाएंगे कि हम मोशन में हैं? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट भी मेरे साथ ही चल रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में आप देखने वाले वो भी मेरे साथ ही चल रहा है, कैमरा भी मेरे साथ ही चल रहा है, तो आपको चेंज इन पोजीशन फील ही नहीं हो पाएगा। मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो एक पॉइंट या फिर वो एक जगह जिसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है बेटा? ओरिजिन जहां से जर्नी शुरू करी, ऑब्जेक्ट जहां से मूव करना शुरू करता है, तो रेफरेंस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए आप ओरिजिन वर्ड यूज करते हो। क्लियर हो गई इतनी बात? आई होप आपको मोशन समझ में आ गया होगा इस लेक्चर के अंदर कि मोशन क्या होता है भैया। मोशन होता है कि किसी भी बॉडी की जगह चेंज होनी चाहिए समय के साथ, तो उसको हम मोशन कहेंगे। किसी बॉडी की, भाई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये मेरी प्यारी सी बॉडी है, ठीक है,
अगर ये पोजीशन चेंज कर रही है P1, P2, P3 ऐसी पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब ये मोशन में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं करेगी तो मोशन में नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? मतलब मोशन क्या होता है बेटा? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द hypothetical situation comes when if a microorganism is moving very small distance in a very large amount of time. So is it in motion? Yes, it is in motion. Why? Because fundamentally motion is what? Change in position of a body with respect to time, and that organism is doing the same. He is changing its position with respect to time, irrespective of how much amount of distance is being changed and how much amount of time is being taken. रेस्ट क्या होता है बेटा? रेस्ट होता है एक ऐसी कंडीशन जहां पर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज समय के साथ नहीं करती। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो गया होगा कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, और इसी के अंदर हम एक और चीज देखेंगे इसके पहले, रिलेटिव मोशन। क्यों ना अब रिलेटिव मोशन अभी ही देख लिया जाए। रिलेटिव मोशन मेरे दोस्तों क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है कि मान लो आप एक ट्रेन के डब्बे में बैठे हो, ठीक है, ये आप बैठे हो आराम से, ये ट्रेन का एक बॉक्स है, यहां पर आपका एक फ्रेंड है, ये भी एक ट्रेन के बॉक्स में बैठा हुआ है, ठीक है। अब कंडीशन ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे के ठीक पैरेलल हो और आप दोनों की ट्रेन सेम स्पीड से लगातार आगे की तरफ मूव कर रही है। तो इस कंडीशन में अगर आप एक दूसरे को देखोगे तो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि हम दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात, मान लो मैं और मेरा फ्रेंड ट्रेन में बैठे हुए हैं, अगर मैं मेरे फ्रेंड से पूछूंगा कि भाई मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में, तो मेरा फ्रेंड बोलेगा कि भाई देख तेरी पोजीशन चेंज तो नहीं होती टाइम के साथ, तू मेरे सामने बैठा हुआ है, इसका मतलब तू रेस्ट में है। ठीक है भैया, और मेरे अकॉर्डिंग में मेरा दोस्त काय में है भैया? रेस्ट में, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही ना, बैठा हुआ है मेरे सामने। लेकिन अगर एट द सेम टाइम प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा होगा इंसान, उसके अकॉर्डिंग हम दोनों काय में है भाई साहब? मोशन में, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन ऐसे जा रही है, तो हम दोनों काय में हो गए? मोशन में। मतलब मोशन कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है कि कौन उसको देख रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वो कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब मोशन ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता है, और इसी मोशन को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं भाई साहब। इसका मतलब यह है कि सर मान लो अगर आप यहाँ पे अभी खड़े हो और हम बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप भी रेस्ट में हो, मैं भी रेस्ट में हूं, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर अभी कोई आईएसएस में बैठा होगा, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर कोई होगा, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अगर कोई ऑब्जर्व करेगा तो अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, और अगर वो रेस्ट में रहेगा, वो रुका हुआ है, वो अपने को देख रहा है, तो उसको अपन क्या दिखेंगे? मूव होते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब मोशन कैसा है भाई? रिलेटिव है, और इसी को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। बट अभी 9th क्लास में आप रिलेटिव मोशन के डेप्थ में इतना नहीं जाते हो, आप सिर्फ बेसिक मोशन को समझते हो कि मोशन क्या होता है। मोशन होता है जब भी किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम मोशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन बेटा दो बातों पे डिपेंड करता है, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। एक था कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, और दूसरा होता है पाथ के बेसिस पे, कि आप किस रास्ते पे चल रहे हो, कैसे आप चल रहे हो, तो उसके बेसिस पे भी मोशन के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स लिखे हुए हैं। हमने डिस्कशन के टाइम पर 5 टाइप्स देखे थे, तो हम वो 5वां टाइप भी एक बार देख लेंगे। वैसे 5वां टाइप की इतनी कोई आवश्यक मतलब नीड नहीं होती है, बट फिर भी अपन उसको देख लेंगे। तो पाथ फॉलोड के बेसिस पे 4 टाइप का मोशन हम देख रहे हैं फिलहाल। पाथ फॉलोड के बेसिस पे मतलब कि आप कहां और कैसे चल रहे हो, आप किस रास्ते पे चल रहे हो, दैट इज नोन एज पाथ फॉलोड। क्लियर? अब इसमें सबसे पहला मोशन आता है बेटा ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, सबसे पहला मोशन कौन सा भाई? ऑक्सिलेटरी। ऑक्सिलेटरी मोशन क्या है बेटा? मान लो भाई मैंने एक थ्रेड से एक बॉब लटका दिया, एक स्टोन लटका दिया, और अब मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूं उसको, तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा इन दिस मैनर। ठीक है, मतलब ये कैसा मोशन करेगा? टू फ्रो, टू फ्रो। तो अगर कोई बॉडी ऐसे लगातार किसी भी 2 पोजीशन में मूव कर रही है, वाइब्रेट कर रही है एक तरीके से, ठीक है, अब वो लेफ्ट राइट भी हो सकता है, अप डाउन भी हो सकता है, बैक फ्रंट भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑक्सिलेटरी मोशन के अंदर किसी भी 2 पोजीशंस में बॉडी लगातार मूव करती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है, इसको हम ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। दूसरा मोशन कौन सा होता है दोस्त? दूसरा मोशन होता है लीनियर मोशन, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। लीनियर मोशन की खासियत क्या होती है कि बेटा बॉडी कैसी मूव करेगी? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। कैसी मूव करेगी? स्ट्रेट लाइन में। अगर आप सीधे सीधे चल रहे हो, मतलब आप कौन से मोशन में हो भाई? रेक्टिलिनियर मोशन में हो।
ठीक है। खासियत रेक्टिलिनियर की याद रखिएगा कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज सेम होती है रेक्टिलिनियर मोशन में, दोनों ही आपस में अलग अलग कभी नहीं आती, क्योंकि अगर आप सीधे चल रहे हो पीछे नहीं आ रहे हो तो कंडीशन, ठीक है, कंडीशन क्या है कि आप सीधे चलते रहो, पीछे मत आना वापस, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है बेटा, अपने ही एक्सिस के ऊपर एक ही जगह पे बॉडी गोल गोल घूमे, ठीक है। जैसे कि फैन है तो फैन का जो मिडिल पार्ट होता है, एक्सिस वाला पार्ट होता है, वो एक ही जगह पे गोल घूमता है ना, दैट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। लास्ट वन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा, मान लो अगर ये एक फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड कोई एक फिक्स पाथ में घूमता रहे, फिक्स डिस्टेंस में घूमता रहे, तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे कि फैन है, फैन की जो प्लेट्स होती है वो सर्कुलर मोशन कर रही होती है, फैन का जो मिडिल पार्ट होता है वो रोटेटरी मोशन कर रहा होता है। अगर आप पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक देखोगे तो वो ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा, और क्षितिज सर जब पढ़ा रहे हैं तो वो इस समय कौन सा मोशन कर रहे हैं, वो इस समय कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। आखिरी टाइप ऑफ मोशन भी देख लेते हैं बेटा। आखिरी टाइप ऑफ मोशन आता है पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन दोस्त, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बेटा, पीरियोडिक का मतलब होता है कि ऐसा मोशन जिसमें मोशन रिपीट होता है। क्या हो बेटा, जिसमें रिपीट हो। क्या रिपीट होता है बेटा इसमें, रिपीटेशन ऑफ मोशन। और कैसा रिपीटेशन बेटा, रेगुलर या फिर फिक्स्ड इंटरवल पे। मतलब अगर कोई मोशन बार बार रिपीट कर रहा है खुद को, ठीक है, कोई मोशन लगातार रिपीट हो रहा है, सेम पाथ पे रिपीट हो रहा है, दैट विल बी नोन एज पीरियोडिक मोशन। इसके अपन एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। जब भी कोई रिपीटेशन हो रहा है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। आई होप आपको पाथ के बेसिस पे पांचों टाइप ऑफ मोशन क्लियर हो गए होंगे। पहला हमने देखा कि ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, फिर लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, और फिर सर्कुलर मोशन क्या होता है। यहां पर भी देख ले हम, तो भाई अर्थ जो है ये सन के चक्कर लगा रही है इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में, पीरियोडिक मोशन में आ जाता है ये। देन कुछ और टाइप्स भी दिए हुए हैं, कर्वीलिनियर मोशन भाई कर्व्स पाथ में फेंका, ऑक्सीलेटरी मोशन पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, देन ट्रांसलेशनल मोशन वही हमने जो बोला कि रेक्टिलिनियर मोशन, वही एक तरीके का। क्लियर हो गई इतनी बात। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इतने पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को, कि मोशन क्या होता है और मोशन के पाथ के बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स होते हैं। कौन से हमने देखे भैया, ऑक्सीलेटरी, लीनियर, रोटेशनल और सर्कुलर, और 5वां टाइप देखा हमने पीरियोडिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है भाई साहब। कोई भी दिक्कत रहे तो आप डाउट्स बिल्कुल पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप डाउट्स वगैरह नहीं पूछ सकते मुझसे। तो भाई अब अगला टाइप देखते हैं हम कि टाइम के बेसिस पर, कि टाइम कितना ले रहा है बॉडी मूव करने में, उसके बेसिस पर मोशन कितने टाइप का होता है। टाइम फॉलोड के बेसिस पर मोशन होता है बेटा 2 टाइप का, जो हम मेजरली पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझने के लिए बेटा हम एक छोटी सी कहानी समझते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो भाई कहानी ऐसी है कि भाई मान लो एक बच्चा है रोहन और एक बच्चा है सोहन। क्या कहानी है भैया कि सर जी एक बच्चा है रोहन और दूसरा बच्चा है सोहन। रोहन और सोहन। अब भाई साहब रोहन और सोहन की कहानी समझेंगे और हम समझ जाएंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। रोहन भाई साहब जो है ये अपने पापा की कार चला रहे हैं बढ़िया, ठीक है। अब इनकी खासियत ये है कि इनकी जो स्पीड है, ये जिस रफ्तार से चल रहे हैं भाई, ये फिक्स्ड है। मान लो ये 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, ठीक है। और इनकी स्पीड जो है बेटा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, एकदम सेम स्पीड, कुछ भी चेंज नहीं होना। सामने कोई आएगा तो गाड़ी रोकेंगे नहीं रोहन भैया, एकदम सीधे चलाते रहेंगे। और सोहन भाई साहब जो है ये एक वेरिएबल स्पीड से चल रहे हैं, और वेरिएबल स्पीड क्या है इनकी, फिक्स नहीं है, हमको नहीं मालूम कितनी, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इतना याद रखिएगा। तो अब अगर कोई बोले कि रोहन भाई साहब 1 सेकंड में कितना चले, तो आप बोलोगे भैया सर 4 मीटर, क्योंकि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। 2 सेकंड में कितना चले, अच्छा बताओ, 4 + 4 8 मीटर। 3 सेकंड में अच्छा चलो बताओ कितना चले, तो 4 + 4 + 4 4 3 12, ठीक है। 4 सेकंड्स में कितना चले, 16। क्लियर हो गई इतनी बात। मतलब हम कहीं ना कहीं रोहन कितना चलने वाला है
इसका प्रिडिक्शन कर रहे हैं बेटा, पहले ही प्रिडिक्शन कर दे रहे हैं, पहले ही प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं कि 1 सेकंड बाद कितना चलेगा, 2 सेकंड बाद कितना चलेगा, 3 4 कितना चलेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रोहन जो मोशन कर रहा है ये एक तरीके का कैसा मोशन है जो प्रिडिक्टेबल मोशन है, जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट है, जिसके अंदर आप पहले ही बता सकते हो कि क्या होने वाला है, जो लगातार हो रहा है। भैया कैसा मोशन है, कंसिस्टेंट मोशन है ना। कंसिस्टेंट क्यों बोल रहा हूं, रुकेगा क्या, नहीं भाई, कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा मोशन जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, जिसमें हमारी स्पीड कांस्टेंट है, जो कंसिस्टेंट है, इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं इस टाइप के मोशन को, हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जिसके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी मूव करे, प्रेडिक्टेबल मोशन हो, कंसिस्टेंट मोशन हो। याद रखिएगा बेटा, 1 सेकंड में वो 4 मीटर ही चल रहा है, ये डिस्टेंस भी वो चेंज नहीं कर रहा, अपनी स्पीड भी चेंज नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा कि 10 मीटर कर दिया फिर 20 मीटर कर दिया, इसकी स्पीड लगातार कांस्टेंट है। इसीलिए हम कहते हैं भाई साहब कि ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, जो प्रेडिक्टेबल है, वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं सोहन की बात करूं तो सोहन बेटा कैसा मोशन कर रहा होगा, सोहन कर रहा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की खासियत देखते हैं। भाई सोहन वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब कभी 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहा होगा, कभी 3 मीटर पर सेकंड पे चल रहा होगा, कभी चल ही नहीं रहा होगा, फिर कभी 10 मीटर पर सेकंड पे चल रहा होगा। भाई ये कुल मिला के ऐसी बात है कि मान लो आप अपने शहर से कहीं और जा रहे हैं, तो रोड ट्रिप करते हुए जाते हैं आप, तो जब हाईवे आएगा तो आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी, खराब रोड आएगा स्पीड कम हो जाएगी, भूख लगेगी आप ढाबे पे खाना खाने रुक जाओगे। मतलब आपका मोशन कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। अब अगर आपको मैं बोल दूं कि सोहन 10 सेकंड बाद कितना चलेगा, बता पाओगे क्या, नहीं बता पाएंगे। 2 सेकंड बाद नहीं बता पाएंगे, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, कुछ भी नहीं बता पाएंगे सर, क्योंकि वो वेरिएबल है, वो कुछ कांस्टेंट चल ही नहीं रहा है, तो हमको कैसे पता होगा क्या करने वाला है। मतलब इसकी कहानी में प्रिडिक्शन नाम का कैरेक्टर तो आएगा ही नहीं, कंसिस्टेंट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये कभी भी रुक सकता है, कभी भी मोशन को तोड़ सकता है, प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। क्या डिस्टेंस जो वो चल रहा है, क्या ये डिस्टेंस फिक्स है, नहीं भैया, कभी 2 कभी 3, 0 10 20 50 कुछ भी। मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है, जिसके अंदर डिस्टेंस लगातार चेंज कर रहा है, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में प्रेडिक्शन पॉसिबल है। इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस चलती है इक्वल टाइम में, मतलब लगातार डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है लेकिन सेम है, सेम अमाउंट पे चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा बेटा, जब अपनी बॉडी कोई लगातार अनइक्वल डिस्टेंस चले इक्वल टाइम में। अनइक्वल डिस्टेंस क्यों बोला अपन ने बेटा, क्योंकि वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, इसलिए अनइक्वल डिस्टेंस है। और टाइम को यहां पर इक्वल क्यों कहा, क्योंकि बेटा टाइम तो सेम रफ्तार से चल रहा है, टाइम की रफ्तार आप चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं, इसीलिए दोनों जगह इंटरवल ऑफ टाइम सेम रहेगा, याद रखिएगा, बट डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। आई बात क्लियर, समझ में आ गई। जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बेटा ग्राफ बनाओगे आप, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, क्योंकि आप इक्वल डिस्टेंस चल रहे हो इक्वल टाइम में। लेकिन जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो ये आपको एक कर्व्ड लाइन हो सकता है दिखे, एक वेज्ड लाइन दिखे, मतलब कैसी भी लाइन दिखे, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। व्हाई, बिकॉज यहां पर आप अनइक्वल डिस्टेंस चल रहे हो इक्वल टाइम में। क्लियर हो गई इतनी बात। आई होप आपको समझ में आ गया है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। लेक्चर के बेसिस पर हमने जो कुछ भी समझा है, मैं चाहूंगा आप इसके सेल्फ नोट्स बना ले, नहीं आएंगे तो मैं आपको तुरंत जरूर बता दूंगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग मोशन। भाई कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग मोशन मतलब स्पीड बढ़े तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, स्पीड कम होगी तो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आएगा। ये ग्राफ हम जब समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। अभी के लिए हमको समझना था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो भाई जिस मोशन में आप प्रेडिक्शन कर सकते हो वो यूनिफॉर्म है, जिस मोशन को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो वो नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, क्या देख रहे हैं भाई, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जिसको आप मेजर कर सको, ठीक है। जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती है ना उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जो मेजरेबल क्वांटिटीज उनको हम क्या कहते हैं भाई, फिजिकल क्वांटिटी। अभी जो फिजिकल क्वांटिटी है मेजरेबल है। अब मेजरेबल है मतलब क्या है, फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। अरे भाई कोई चीज अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो मेजर कैसे करोगे। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गई, ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो। वो फिजिकल क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें, स्पीड, मास, वेट, ठीक है, करंट, ये सब क्या होती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज होती है। टेम्परेचर, ये सब क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिनकी वैल्यूज को आप मेजर कर सकते हो। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है बेटा, ये टू टाइप्स में डिवाइडेड है, दो तरीके की होती है। पहला टाइप इसमें आता है स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा टाइप इसके अंदर आता है बेटा वेक्टर क्वांटिटीज। अब बोले सर ये क्या भला का नाम है, क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर? तो भाई वही हम समझ रहे हैं कि स्केलर और वेक्टर की कहानी क्या है। स्केलर और वेक्टर की कहानी क्या है? देख रहा हूं कहीं पर मैंने इसमें स्लाइड में इंक्लूड किया हुआ है क्या उसको? मुझे कहीं मिल तो नहीं रहा। नहीं, तो हमको इधर ही समझना होगा कि स्केलर और वेक्टर की कहानी क्या है। ठीक है, अब बोले सर ये स्केलर क्या है, और बोले सर ये वेक्टर क्या है? तो भैया स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल वैल्यू हो, या फिर जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, कितना। ठीक है, मतलब मान लो अगर मैं मेरे मास की बात कर रहा हूं, तो हमारा मास की कोई वैल्यू होगी जो कि फिक्स्ड होगी, कि कभी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मास क्या होता है बेटा? कंटेंट ऑफ द बॉडी। कंटेंट ऑफ द बॉडी मतलब मेरे कितने हाथ, कितने पैर, कितने बोन्स, कितना ब्लड, कितनी कैपिलरीज, कितना कंटेंट है मेरी बॉडी में, दैट इज माई मास। अब अगर मैं कहीं और चले जाऊंगा, मेरा पोजीशन चेंज हो जाएगा, मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो क्या मेरा मास चेंज हो जाएगा? नहीं सर, क्योंकि आप में कंटेंट तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल वैल्यू हो, जिसके पास केवल क्या हो भाई साहब? वैल्यू हो, यानी मैग्नीट्यूड हो, पोजीशन डायरेक्शन चेंज करने से फर्क ना पड़े, पोजीशन या फिर डायरेक्शन चेंज करने से फर्क ना पड़े, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप और देखो, टाइम, टाइम एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो टाइम तो सेम ही होता है। क्लियर? मतलब अब ये मैं समझना कि भाई मैं अमेरिका चले जाऊंगा सर, मेरा टाइम दूसरा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, डायरेक्शन चेंज करने पर टाइम की वैल्यू चेंज नहीं होती, दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेंथ, लेंथ की भी डायरेक्शन चेंज करने पे, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्शन चेंज करने पे चेंज नहीं होती। अगर आप आगे जाओगे पीछे जाओगे, आपका डिस्टेंस ऐसा नहीं होगा आगे जाने पे बढ़ गया पीछे आने पे कम हो गया, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही होगा। दैट इज व्हाई डिस्टेंस भी एक कैसी क्वांटिटी हो जाती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। सही बात समझ में? दुनिया में ऐसी कोई सी भी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल वैल्यू है, जिसके पास डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट क्वांटिटी इज नोन एज बेटा स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास वैल्यू तो होती है, लेकिन वैल्यू के साथ साथ इनके पास डायरेक्शन भी होता है। मतलब अगर आप किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन और वैल्यू दोनों को एसोसिएट कर दो, दोनों को साथ में रख दो, तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे मान लो भाई, अगर मैं बात करूं फोर्स की, किसकी बात करूं भैया? फोर्स की। तो फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों ही डिपेंड करता है कि आप कहां फोर्स लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मान लो एक चेयर को मूव करना है, और मैंने आप में से किसी बच्चे को बोला कि भाई ये चेयर को मूव करो, तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 10 न्यूटन की फोर्स से मूव करना है, तो क्या आप मूव कर लोगे उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप में थोड़ा भी दिमाग होगा तो आप पूछोगे कि सर चेयर को कहां मूव करना है, उसको आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, लेफ्ट राइट, कहां ले जाना है? मतलब आपको किसकी जरूरत पड़ रही है बेटा? डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। और जब भी आपको वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ जाए, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेट, मेरा वजन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाई? क्योंकि अर्थ पे मेरा वेट अलग है, मून पे अलग है, जुपिटर पे अलग है। डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेरा अपना वेट लगातार वेरी करता है, चेंज होता है। मतलब मेरा डायरेक्शन चेंज करने से, मेरे मूवमेंट की वजह से, मेरी पोजीशन चेंज होने की वजह से मेरा वेट चेंज हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। एंड स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास केवल वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। आई बात समझ में? क्लियर? इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से कि क्या होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट
only has magnitude but no direction। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन देखें तो डिस्टेंस, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज which has both magnitude and direction। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है आपके पास, सो दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी की खासियत ये होती है कि दैट दे कैन बी नेगेटिव आल्सो, जीरो आल्सो और पॉजिटिव आल्सो, बट स्केलर्स जनरली वी हैव सीन दैट दे आर पॉजिटिव। ठीक है, दीज कैन बी नेगेटिव आल्सो, जीरो, पॉजिटिव। ठीक है, एंड एग्जांपल के तौर पर अगर अपन देखें वेक्टर क्वांटिटी को तो फोर्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, वेट इसका बेस्ट एग्जांपल है, देन डिस्प्लेसमेंट इसका एग्जांपल है। आई होप आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब हम फैक्टर्स ऑफ वेक्टिंग मोशन शुरू करेंगे तो हम हर क्वांटिटी को स्केलर वेक्टर के तौर पर डिफरेंशिएट करेंगे। मैं क्षितिज मालवी आपके साथ हमेशा बना हूं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, स्केलर वेक्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर डिवीजन जब अपन वेलोसिटी और टाइम का करते हैं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम बन जाता है एक्सेलरेशन, इसीलिए स्लोप हो गया एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया की बात करूं तो एरिया आता है मल्टीप्लिकेशन करके, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड टाइम को मल्टीप्लाई करने पे डिस्टेंस आएगा, तो इसीलिए इसका जो एरिया हो गया वो हो गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे पास एक ग्राफ है स्पीड टाइम, ये स्पीड ये टाइम ग्राफ है, इसके बीच का अगर मैं कोई से भी इंटरवल का एरिया निकालूंगा तो मुझे उस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो पता चल जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया हो। अपन ने दोनों डिस्टेंस क्या था, कोई भी पॉइंट से आप जर्नी शुरू कर रहे हो और किसी पॉइंट पे खत्म कर रहे हो तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के जो भी एक्चुअल पाथ में चलने वाला हूं वो डिस्टेंस है। ठीक है, अब ऐसे घूम के जाऊं, रेंग कर जाऊं, जिगजैग पोजीशन में जाऊं, कैसे भी जाऊं, जो भी एक्चुअल पाथ मैं चलने वाला हूं जो मेरी मर्जी का होगा वो होगा डिस्टेंस। मतलब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक के कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि कौन किस पाथ पे चल रहा है। अगर 100 लोग चल रहे हैं, 100 अलग अलग पाथ है, तो ए से लेकर बी तक के 100 अलग अलग डिस्टेंस बन जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की कौन सी मिनिमम दूरी है, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए मुझे, मिनिमम। अब मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो आपको मजबूरन एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम लेंथ होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई एक तरीके की स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस हुआ एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस प्रैक्टिकली यूज किया जा सकता है, गाड़ियों के अंदर ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस ही मेजर कर रहा होता है। डिस्प्लेसमेंट आप प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते, अरे भैया आगे गए बढ़ गया, पीछे आए कम हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जा सकता, डिस्टेंस किया जा सकता है। दोनों ही एक तरीके की लेंथ है, इसलिए दोनों की यूनिट मीटर होती है। डिस्टेंस की केवल वैल्यू है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आगे जाएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, पीछे आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस आगे जाओ तो भी बढ़ेगा, पीछे आएंगे तो भी बढ़ेगा, मतलब वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन चेंज करने पर फर्क वैल्यू पे नहीं पड़ रहा। और डिस्टेंस प्लेसमेंट जो हो गया वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्योंकि देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे किसी बॉडी का डिस्टेंस शो करना है तो मैं बोलूंगा केवल वैल्यू की बात करूंगा, कितना चला वो 65 किलोमीटर चला। लेकिन इसी को अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, इसके अंदर एक डायरेक्शन जोड़ दूंगा। देखो डायरेक्शन जोड़ दिया तो ये बन गया अब डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये वो बेसिक डिफरेंसेस है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा बेटा केवल पॉजिटिव होता है, क्योंकि या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। बॉडी नहीं चलेगी तो जीरो, बॉडी चलेगी तो पॉजिटिव भी होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ये भाई साहब नेगेटिव जीरो पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, और याद रखना सबसे की टर्म डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्टेंस के या तो बराबर हो सकता है, ठीक है, या तो फिर इससे छोटा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया डिस्टेंस के, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है बेटा। आई बात समझ में?
या तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगा, यही एक कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस अपॉन सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का अगर अपन रेशियो देखें तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा या तो इक्वल टू 1 आएगी या तो फिर लेस देन 1 आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात हम लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंसेस इक्वल टू और लेस देन 1। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई थी बात। आगे हम बढ़ते हैं हमारे आज के कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड बेटा क्या होती है? स्पीड आप सबने कभी ना कभी प्रैक्टिकली यूज करी है। वापस हम उसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो हमने समझी थी। किसकी कहानी भैया? रोहन और सोहन की। मान लो भैया रोहन और सोहन है, ठीक है, और रोहन और सोहन बढ़िया सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो अब ग्राउंड पे जाने में लेट हो गए, बाकी सारे दोस्तों ग्राउंड पहुंच गए और रोहन गाड़ी चला रहा है, सोहन पीछे बैठा हुआ है। तो सोहन रोहन को क्या बोलेगा कि भाई गाड़ी की स्पीड बढ़ा, जल्दी चलना है, अपने को जल्दी से ग्राउंड पे पहुंचना है। मतलब स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी हो गई है यहाँ पर कि जो जब बढ़ेगी, जिसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो मैं डिस्टेंस जल्दी कवर करूंगा और मुझे समय कम लगेगा, है ना भैया। डिस्टेंस भाई सोहन ने रोहन को बोला कि स्पीड जल्दी बढ़ा, तो उसको ये तो नहीं पता था टेक्निकली स्पीड क्या है, उसको डेफिनेशन थोड़ी ना मालूम थी स्पीड की, इसलिए तो 9th क्लास में पढ़ रहा है। लेकिन उसको ये पता था कि स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो जब बढ़ती है तो डिस्टेंस जल्दी कवर होता है, जहां हम जा रहे हैं उसका डिस्टेंस जल्दी कवर होगा और टाइम कम लगेगा। मतलब स्पीड एक क्वांटिटी ऐसी हो गई जो आपको बता रही है कि आप कितना डिस्टेंस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के आप कितना डिस्टेंस चलोगे और कितनी देर में चलोगे, कितना डिस्टेंस चलोगे और कितनी देर में चलोगे। इसका मतलब जो ये बताए कितना डिस्टेंस कितनी देर में, दैट इज स्पीड। कितना डिस्टेंस कितनी देर में, दैट इज स्पीड। मैं कितना चल रहा हूं और कितनी देर में चल रहा हूं, ये मेरी स्पीड है। अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा चलूंगा और टाइम मुझे कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करूंगा, टाइम कम लगेगा। और अगर मैं धीरे चलूंगा तो डिस्टेंस कम कवर करूंगा और टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक, कभी भी आप गाड़ियों में स्पीड देखते हैं तो स्पीड किस फॉर्म में होती है बेटा कि भाई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ठीक है, बाइक्स में के अंदर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का 1 मीटर होता है, देन 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, देन 30 किलोमीटर पर आवर, देन 40 किलोमीटर पर आवर। इस बात का मतलब क्या है बेटा कि अगर 1 घंटे तक के मैं इसी रफ्तार से चला तो 10 किलोमीटर कवर हो जाएगा। अगर मेरी स्पीड 30 है, मतलब 1 आवर तक के अगर मैं इसी रफ्तार से चलूंगा, इसी स्पीड से चलूंगा तो 30 किलोमीटर कवर हो जाएगा। मतलब मुझे क्या बता रहा है कि मैं कितनी देर में कितना चल रहा हूं। दैट इज वाई स्पीड इज नोन एज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब आपने कितना डिस्टेंस चला, कितनी देर में चला, दैट इज स्पीड। फॉर्मूला होता है बेटा एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की सेकंड, इसीलिए इसकी यूनिट भी हो जाती है मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर हो गई। स्पीड समझ में आ गया क्या होती है। और स्पीड अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और डिस्टेंस कैसा था, स्केलर, इसलिए स्पीड भी स्केलर। अगली बात आती है बेटा स्पीड के टाइप्स की। तो एवरेज स्पीड का एक टाइप होता है जिसमें हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब क्या है इस बात का कि भाई मान लो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था, लेकिन बीच में मेरे पास पी और क्यू नाम के 2 माइलस्टोन्स आ गए, जिसमें मैंने डिस्टेंस d1 कवर करा, d2 कवर करा और d3 कवर करा। d1 कवर करने में मुझे 2 सेकंड्स लगे, d2 में 3 सेकंड लगे और d3 में 4 सेकंड लगे। ठीक है, तो मेरा एवरेज स्पीड, ओवरऑल स्पीड जो रहेगा वो कितना निकल जाएगा बेटा, एवरेज स्पीड कितना निकल जाएगा बेटा, ये बन जाएगा जो भी डिस्टेंस में टोटल चला हूं d1 प्लस d2 प्लस d3 और जो भी मुझे टोटल टाइम लगा है, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4, दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या बताती है कि ओवरऑल जर्नी में मेरी एवरेज स्पीड कितनी रही। मैं मान लो कभी 10 चला, कभी 20 50 10 20 50 10 20 50 10 10 20 50 20 20 20 20 20 20 10 20 50, सबसे ज्यादा बार क्या आया भाई 20।
तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी रही 20, है ना। वैसे अपन एवरेज मार्क्स निकालते वैसे ये स्पीड वाला भी है, ठीक है। नेक्स्ट आती है बेटा वेलोसिटी। अब स्पीड के लिए डिस्टेंस बना, हर किसी के लिए हर कोई बना हुआ है। अब जो अपन सोच रहे हैं कि भाई मुझे मेरी कभी भी वाइफ नहीं मिलने वाली, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली, भाई कभी ना कभी सबके लिए भगवान ने किसी ना किसी को बनाया है, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस बना था, इसीलिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही वेलोसिटी के लिए क्या बना है, डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है। क्या बना हुआ है भैया, डिस्प्लेसमेंट। अब हो सकता है कि आप में से कोई नमूने होंगे जिनके लिए भगवान हो सकता है कोई भी ना बनाए। स्पीड के लिए भी डिस्टेंस बना है और वेलोसिटी के लिए भी डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है। आप अपना देख लो कि आपके लिए कौन बना हुआ है। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी आप कितना डिस्प्लेसमेंट चल रहे हैं, कितनी देर में चल रहे हैं। क्यों बनाई गई ये क्वांटिटी बेटा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के लिए एक स्केलर क्वांटिटी चाहिए थी, तो डिस्टेंस के लिए स्पीड, वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बन गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बताती है कि आप कितना डिस्प्लेसमेंट चल रहे हो, कितनी देर में चल रहे हो। ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। यूनिट इसकी सेम होगी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों की यूनिट्स सेम ही होना है। लेंथ ही कवर कर रहे हैं कुछ गिवन टाइम में। और यहाँ पर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। बात वैसे ही है जो मैंने बोली d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 t2 t3। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे कवर करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वरना मान लो अगर आपके 10 सब्जेक्ट है, उसमें आपको कुछ मार्क्स मिले हैं, तो आप कैसे निकालते हो एवरेज, सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। यहाँ पर भी अपन सब सेम कर रहे हैं, पहले जो वेलोसिटी थी बाद में जो वेलोसिटी हुई, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है यानी वेलोसिटी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि वेक्टर है ये, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड या तो जीरो होगी या तो हमेशा पॉजिटिव होगी। इस बात का याद अच्छे से रखिएगा। आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी भी क्लियर हो गया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है। स्पीड के अंदर डायरेक्शन की बात नहीं होती बेटा, देखो केवल वैल्यू की बात होती है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर वैल्यू की बात हो रही है 60 किलोमीटर पर आवर, और कहां चल रहे हैं उसकी बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, इसीलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी भी क्लियर हो चुका होगा। इसके कुछ पॉइंट्स होने जो आपको लिख लेने चाहिए, तो ये है वो पॉइंट्स जो आप लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि स्पीड वेलोसिटी क्या है। स्पीड होता है कितना डिस्टेंस कितना टाइम में चला, वेलोसिटी होता है कितना डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम में चला। स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। स्पीड जीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। जीरो का मतलब क्या है बेटा, कि मान लो अगर आप एक सर्कल पे मूव कर रहे हो, जैसे कि एक सर्कल पे मूव कर रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट ए पर आए हो, तो आपका डिस्टेंस की वैल्यू होगी 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसमें स्पीड भी आ जाएगी क्योंकि डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऐसे में, जीरो, इसीलिए वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी भाई, जीरो। आई बात समझ में। इसलिए ये बोल रहा है कि ये जीरो हो सकता है, बॉडी मूव करेगी उसके बाद भी वेलोसिटी जीरो आ सकती है, लेकिन बॉडी मूव करेगी तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि स्पीड जीरो आ जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट लेक्चर में भाई आप सभी को याद होगा अपन ने रोहन सोहन की कहानी पढ़ी, तो रोहन सोहन अब कहाँ जा रहे हैं, बाइक पर चल रहे हैं, हमारे क्रिकेट ग्राउंड तक जा रहे हैं, और उनको लेट हो रहा है, इसलिए वो सोहन उसको रोहन को बोल रहा है कि स्पीड जल्दी बढ़ा। अब भैया इस कहानी के अंदर अगर रोहन को स्पीड बढ़ानी है और वो स्कूटी चला रहा है, तो उसको एक्सेलरेटर नाम का एक चीज होगी जो उसको पुल करना पड़ेगा, जो उसे खींचेगा वो तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। अगर एकदम से खींच देंगे गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी, धीरे धीरे खींचेंगे गाड़ी की स्पीड स्लोली स्लोली आराम आराम से बढ़ेगी। मानते हो इतनी बात। अब ये जो एक्सेलरेटर है, ये वर्ड ही कहां से आया है, एक्सेलरेशन से आया है, क्योंकि एक्सेलरेटर क्या अप्लाई करता है बेटा, एक्सेलरेशन अप्लाई करता है। क्या अप्लाई करता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर अप्लाई करता है। तो अब अपन समझ लेते हैं एक्सेलरेटर होता क्या है, करता क्या है ये भाई साहब। भाई एक्सेलरेटर एक ऐसा टूल होता है जिसको जब आप पुल करते हो तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। गाड़ी की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। मतलब एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज हो गई जिससे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज हो गई जिससे गाड़ी की स्पीड हमेशा इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब एक्सेलरेटर अगर आप जल्दी पुल कर दोगे तो गाड़ी की स्पीड जल्दी बढ़ जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे अगर आप पुल करोगे उसको तो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। मतलब एक्सेलरेशन ये कंट्रोल कर रहा है कि मेरी स्पीड कितनी देर में कितनी चेंज हो रही है। अरे डिस्टेंस, स्पीड क्या थी, जैसे कितना डिस्टेंस अपने कितना टाइम में चला, तो एक्सेलरेशन क्या है कि कितनी स्पीड बढ़ी कितने टाइम में बढ़ी, ठीक है, कितनी स्पीड बढ़ी और कितने टाइम में बढ़ी,
दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन चूंकि वेक्टर होता है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा यानी वेलोसिटी के ऊपर, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी विद इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। और किस ऑर्डर में होगा एक्सेलरेशन बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि एक्सेलरेशन में गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पर। ठीक है, आई बात समझ में आई, इतनी क्लियर हो गई। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड, टाइम की होगी सेकंड यूनिट, दैट इज मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक, अब एक्सेलरेशन का दूसरे भाई का नाम क्या है, एक्सेलरेशन के दूसरे भाई का नाम है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन के दूसरे भाई का नाम क्या है भाई, रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन क्या होता है बेटा, रिटार्डेशन के अंदर एक्सेलरेशन का अपोजिट होगा। एक्सेलरेशन में गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी, रिटार्डेशन में गाड़ी की स्पीड कम होगी। अब अगर भैया स्पीड में चल रहे हैं, गाड़ी की स्पीड कम करनी है तो क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। क्या करेंगे भाई साहब, ब्रेक। और ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक क्या करेगा बेटा, गाड़ी की स्पीड को कम करेगा। एकदम से ब्रेक लगा देंगे, गाड़ी की स्पीड एकदम से रुक जाएगी, धीरे धीरे लगाएंगे धीरे धीरे रुकेगी। मतलब एक रिटार्डेशन क्या बताएगा बेटा, ये भी सेम चीज बताएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लेकिन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कौन से ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि गाड़ी की स्पीड यहां पर कम होगी। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर क्योंकि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी। ठीक है, मतलब अपन देखें कि ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या है बेटा, ओवरऑल एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितना चेंज हुआ, कितना देर में चेंज हुआ। और चेंज निकालने के लिए हमेशा अपन फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं बेटा, फाइनल में से हमेशा क्या माइनस करेंगे, इनिशियल। भाई अगर मेरी हाइट चेंज हो रही है, मेरी हाइट अगर अभी 5 फीट है, पहले 4 फीट थी, तो चेंज कितना हुआ, 5 माइनस 4 दैट्स 1। ठीक है, तो यहां पर भी अपन फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। और फाइनल माइनस इनिशियल कैसे लिखा जाता है बेटा, v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है v और इनिशियल का होता है u। आई बात समझ में, क्लियर हो गई इतनी बात। इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या है जिसमें गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, और रिटार्डेशन क्या है जिसमें गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूला सेम है, यूनिट सेम है, क्वांटिटी सेम है, डिफरेंस सिर्फ साइन का है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइन होता है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी बढ़ती है, इनिशियल कम होती है, तो v माइनस यू करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन रिटार्डेशन का साइन नेगेटिव होता है। इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े अगर, तो एक्सेलरेशन दो टाइप का है बेटा, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बेटा इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम और वेलोसिटी का जो इंक्रीजिंग रेट है वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब एक्सेलरेशन जिस स्पीड से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी जिस स्पीड से बढ़ रही है, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा बेटा, एक ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें अनइक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल्स के अंदर वेलोसिटी आप चेंज करते जा रहे हो। ठीक है, अनइक्वल होगा तो ग्राफ आपको कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। देन अगले 3 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन कौन से आते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक जीरो होता है। पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। पॉजिटिव में गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, नॉर्मल एक्सेलरेशन जो बोल रहे हैं अपन, पॉजिटिव में गाड़ी की स्पीड कम बढ़ रही है। जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट हो गई। भाई अगर एक ही स्पीड से आप चल रहे हो तो जीरो एक्सेलरेशन है, गाड़ी की स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड बढ़ी पॉजिटिव, सेम रही जीरो, कम हो गई नेगेटिव। कांस्टेंट में इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बढ़ रही है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, नॉन कांस्टेंट या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, अनइक्वल टाइम इंटरवल्स में गाड़ी की स्पीड चेंज होगी, गाड़ी की वेलोसिटी चेंज होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की कहानी क्या है। ठीक है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों ही सेम चीजें, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट एक्सेलरेशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज हो रहा है और रिटार्डेशन में डिक्रीजिंग ऑर्डर यूज हो रहा है। एक्सेलरेशन में गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, रिटार्डेशन में कम होगी। एक्सेलरेटर एक्सेलरेशन देगा, ब्रेक रिटार्डेशन देगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। है भाई आगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि भाई किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर
से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी क्यों है बेटा? क्योंकि प्रैक्टिकली आप किलोमीटर पर आवर यूज करते हो। क्यों सर? क्योंकि भाई अगर मुझे यहां से कहीं जाना है तो डिस्टेंस में मिनिमम किलोमीटर में ही कवर करने वाला हूं। अगर कार या बाइक से जा रहा हूं तो मीटर में चलना होता तो मैं कार या बाइक यूज नहीं करता, पैदल चले जाता ना भैया। तो अगर आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो आपको किलोमीटर में ही डिस्टेंस कवर करना है और किलोमीटर के साथ आर की क्वांटिटी ही यूज की जाएगी। तो अगर अपन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखें तो किलोमीटर पर आर यूज होता है क्योंकि आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हो, टाइम भी आपका ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अंदर एसआई सिस्टम के अंदर मीटर पर सेकंड यूनिट मानी गई है। दैट इज व्हाई आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो भैया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। बचपन में आपने पढ़ा था कि किलोमीटर, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं बेटा? 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 60 इंटू 60। यही बात समझ में भाई? एक घंटे में 60 मिनट, ठीक है, और 60 मिनट्स के अंदर, सॉरी, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स। तो कितना हो जाएगा कन्वर्जन बेटा? 60 इंटू 60, दैट इज 3600। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 की टेबल से जाएंगे तो 5/18 आ जाएगा। मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब अगर मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 का, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाऊंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 का। भाई रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 जा 18 4 जा 4 5 जा 20, 54 किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, 54 इंटू 5/18, 18 1 जा 18 3 जा 3 5 जा 50, आ गया आंसर। 50 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 50 इंटू रेसिप्रोकल, भाई उल्टा कर रहे हो ना आप, तो 18/5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 10 इंटू 18 180, तो 180 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई? ये कन्वर्ट, आप सभी ने ग्राफ तो कभी ना कभी देखे ही होंगे, और ग्राफ का सबसे पहले बेसिक पढ़ लेते हैं अपन, फिर ग्राफ पे जाएंगे। याद रखना, मोशन में आपको दो तरीके के ग्राफ देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ग्राफ होगा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और एक होगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस को याद रखिएगा, एस से शो कर रहे हैं हम, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला हो गया भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन्हीं दो ग्राफ्स की हम बात करेंगे। ठीक है भाई साहब। अब ये जो दोनों ग्राफ हैं, इन दोनों ग्राफ्स के अंदर हमको सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए कि भाई ग्राफ के अंदर होता क्या है एक्चुअली। भाई ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक होता है हमारा प्यारा सा एक्स एक्सिस, और एक होता है हमारा प्यारा सा वाई एक्सिस। ये हो गया भैया, ये हो गया, ये हुआ भैया हमारा एक्स, ये हुआ भैया हमारा वाई। ठीक है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, वाई वर्टिकल होता है। एक्स पे हम उन क्वांटिटीज को शो करते हैं भाई जो इंडिपेंडेंट होती है। कैसी क्वांटिटीज बेटा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम एक्स पे शो करते हैं। क्योंकि भाई कोई भी अगर इक्वेशन लिख रहे हो y बराबर 4x, तो यहां पर x आपकी मनमर्जी का रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 120 कुछ भी, और y आपको मिलेगा। मतलब y डिपेंड कर रहा है x पर, तो जो भी डिपेंडेंट होगा वो y पर होगा, y एक्सिस पर होगा, और जो भी इंडिपेंडेंट होगा वो एक्सिस पर होगा। y पे कौन होगा? डिपेंडेंट। और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी बेटा? x पे डिपेंड करेगी। क्लियर हो गई बात? मतलब इन ग्राफ्स के अंदर भी जब मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ूंगा, जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ूंगा, तो ये जो वेलोसिटी और टाइम है, डिस्टेंस और टाइम है, ये भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो मुझे बताएगा कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, कि मैं कितना डिस्टेंस चल रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, कितने टाइम में चल रहा हूं। ठीक है, अब डिस्टेंस और टाइम के अंदर टाइम तो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर सकता, है ना, इसीलिए टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम अपने हिसाब से हम कभी भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं ना। टाइम ऐसा थोड़ा ना कि किसी और चीज से आ रहा है, इसीलिए टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे और डिस्टेंस को हमेशा हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी शो होगी। इसलिए याद रखिएगा कि यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर, देखो वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को शो करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को शो करेंगे। ठीक है,
इतनी बात क्लियर हो गई। और एक नोट याद रखिएगा कि जब भी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व्ड लाइन बन जाए तो उस कर्व्ड लाइन का मतलब याद रखिएगा कि यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है बेटा? स्पीड चेंज हो रही है। जब भी गाड़ी की स्पीड चेंज होती है तो कर्व्ड लाइन बन जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात। 4 तरीके के ग्राफ देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहला है कि बॉडी अगर रुकी हुई है, बॉडी अगर रुकी हुई है इसका मतलब उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा भाई। अगर मैं यहाँ पे रुका हूं तो क्या हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं। मतलब ग्राफ ऐसा शो करना पड़ेगा जिसमें डिस्टेंस वैल्यू चेंज ना हो लेकिन समय चलता रहे। भाई टाइम तो चल रहा है, टाइम तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसलिए ये इस तरीके की पैरेलल लाइन मिलती है हमको, ठीक है, जो शो करती है कि स्टेशनरी बॉडी है, रुकी हुई है बॉडी। अब अगर मैं चल रहा हूं और मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चल रहा हूं, मतलब मैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं, तो आपको मैंने बताया था कि भैया एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये देखो टाइम, अगर आप कोई सा भी एक इंटरवल ले लेंगे तो आपको हमेशा टाइम और डिस्टेंस सेम रेट पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, सेम रेट पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कर्व लाइन मिलेगी। इतनी बात क्लियर है। स्पीड बढ़ेगी तो कर्व ऊपर जाएगा। देखो ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, स्पीड कम होगी तो कर्व नीचे की तरफ आएगा। देखो स्पीड डिक्रीज हुई, कर्व नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है इसलिए कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात। यही है हमारा डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ की कहानी। अब एक और छोटी सी चीज याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है और इस ग्राफ का एरिया क्या है, याद रखना बेटा स्लोप एरिया आपके लिए नई चीज होगी। बस इतना याद रखना, एरिया का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और स्लोप का मतलब होता है डिवीजन। डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करने पे कुछ आता है क्या? बोले सर आता है। क्या आता है सर? वेलोसिटी। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो गया? वेलोसिटी हो गई या स्पीड हो गई, दोनों में से कुछ भी बोलो। और एरिया मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्या डिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई करने पे कुछ आता है क्या बच्चा? बोले नहीं सर, मतलब इसका एरिया कुछ नहीं होता। इसका एरिया कुछ नहीं होगा लेकिन इसका स्लोप होगा। किसके बराबर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड के बराबर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी के बराबर। क्लियर हो गई इतनी बात। तो याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज अपन ने देखी है कि अगर मैं स्लोप की बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं स्लोप की, तो स्लोप क्या हो जाता है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड और वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन किसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कौन सा ग्राफ ले रहा हूं। और अगर एरिया की बात करूं मैं तो एरिया इसका नहीं है, ठीक है। ग्राफ के अंदर वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन मिलेगा आपको, जिससे आप एक्सेलरेशन पता कर पाएंगे कि वेलोसिटी टाइम का रिलेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या है और वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी पता चल जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको शो करता है कि आपने कितनी वेलोसिटी चेंज करी या चली, चेंज हुई, कितने टाइम में चेंज हुई। बात आती है कौन एक्स पे कौन वाई पे, तो टाइम भाई इंडिपेंडेंट है, किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है दोस्त, तो वो काय पे आएगा भाई साहब? एक्स एक्सिस पे आएगा। और वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पर, इसलिए काय पर आएगी? वाई पर आएगी। इसलिए वेलोसिटी वाई पर, टाइम एक्स पर। याद रखिएगा जब भी कर्व लाइन होगी समझ जाएंगे कि स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होगी, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है भैया। देखते हैं ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्टली अपन। देखो अगर मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये क्या शो कर रही है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं, मेरी स्पीड मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये कैसी लाइन आएगी बेटा? स्ट्रेट लाइन आएगी। ये क्या शो कर रहा है? स्पीड कांस्टेंट, ठीक। अब स्पीड चेंज होगी मतलब एक्सेलरेशन होगा, यहां पे जीरो एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, यहां पे जीरो एक्सेलरेशन है। अब स्पीड चेंज होगी, बढ़ेगी, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। और बढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो यूनिफॉर्मली बढ़ जाए या तो नॉन यूनिफॉर्मली बढ़े। यूनिफॉर्मली बढ़ेगी तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये शो कर रहा है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट पे बढ़ रही है, ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन होगा मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब कर्व्ड लाइन है। मैंने बताया तुमको नॉन यूनिफॉर्म जब भी आएगा तो एक कर्व्ड लाइन बनेगी। और एक्सेलरेशन है मतलब गाड़ी की स्पीड तो बढ़ेगी, इसीलिए हम इसको ऊपर अपवर्ड कर्व बनाएंगे। देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है और गाड़ी की स्पीड कम हो रही है तो अब कर्व नीचे की तरफ आएगा दोस्त। क्यों? कि नॉन यूनिफॉर्म है, कर्व रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कर्व, और रिटार्डेशन है मतलब गाड़ी की स्पीड कम, इसलिए देखो ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। और इसमें ही अगर मुझे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन शो करना है तो अपन क्या करेंगे भाई साहब? ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, और ये आ गया मेरा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। गाड़ी की स्पीड समय के साथ कम हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड अपने हिसाब से लगा लेना वो,
क्लियर हो गई इतनी बात? ये 4 ग्राफ आपको समझ में आने चाहिए थे, आई होप क्लियर हो गए। अब अगली बात करते हैं कि भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दो और एक एरिया टाइम ग्राफ। सर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या भला है? इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा वो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है, वो मैथमेटिकल बेसिकली फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको मोशन के फैक्टर्स को पता करने में हेल्प करता है, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, टाइम, इन सबको पता करने में जो हेल्प करती है मैथमेटिकल टूल्स को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। और ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है बेटा कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equals to u plus at. Second equation of motion is s is equals to ut plus half at square, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v square minus u square is equals to 2as. ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो आपको याद होनी चाहिए, आपको इसको एकदम मेमोराइज रखना पड़ेगा कि आप इक्वेशंस ना भूलो। यहां पर अगर मैं सभी टर्म्स की बात करूं तो v होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी जो बाद में हो जाती है बॉडी की कुछ देर के बाद। अगर मैं u की बात करूं तो ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं t की बात करूं तो ये होता है भैया कितना समय लग गया आपको, a हो गया एक्सेलरेशन। अब बोले सर अगर a एक्सेलरेशन है तो रिटार्डेशन क्या है? अरे भैया एक्सेलरेशन ही a है, रिटार्डेशन भी a है। बस याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा अगर तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा, नेगेटिव होगा तो वो रिटार्डेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और s क्या हो गया भैया मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं यूज करूंगा। इतनी बात को याद रखिएगा, ठीक है। इन सभी की यूनिट्स अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की यूनिट, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होगी बेटा मीटर पर सेकेंड, इनिशियल फाइनल दोनों की ही मीटर पर सेकेंड। याद रखना, इस यूनिट से आप क्वेश्चन में पहचान सकते हैं टाइम की सेकेंड, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की मीटर। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। v is equals to u plus at, s बराबर ut plus half at square और v square minus u square is equals to 2as। ये है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिस्कस कर ली है। अगले लेक्चर में हम इनके ही डेरिवेशंस को शुरू करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों के ही हम एल्जेब्रिक और ग्राफिकल दोनों ही डेरिवेशंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। भाई डेरिवेशन के अंदर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये डेरिवेशन नाम का मतलब क्या है, ठीक है। फिर हम फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन की बात करेंगे। डेरिवेशन का मतलब होता है बेटा किसी भी फॉर्मूले को बनाना, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी मैथमेटिकल टर्म कहां से बनी उसको डिराइव करना, उसको समझना, ठीक है। मतलब डेरिवेशन में आप मैथमेटिकल टूल्स को यानी इक्वेशंस को या फिर फॉर्मूलास को कहां से वो बने, किस कंसेप्ट से वो बने उसको समझते हो, ठीक है। कि कहां से, जैसे कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, कहां से कैसे बनी उसको समझना ही उसका डेरिवेशन है, ठीक है। मतलब आप बेसिकली कंसेप्ट्स का यूज करते हो जो आपने पढ़े हैं ताकि आप मैथमेटिकल चीजें यानी फॉर्मूलाज या इक्वेशंस बना सको, ठीक है। अब यहां पे डेरिवेशन करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है जिसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड मतलब एल्जेब्रिक मेथड में आप पुराने ही सो कॉल्ड कंसेप्ट्स को कवर करोगे और प्लस माइनस इंटू डिवाइड का यूज करके आप डेरिवेशन करोगे। और एक होता है बेटा ग्राफिकल, ठीक है। ग्राफिकल में आप क्या करने वाले हो? ग्राफिकल में आप ग्राफ का यूज करोगे, जो कि आपने अभी ऑलरेडी पढ़े होंगे 2 तरीके के ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ग्राफ के बेसिस पे जब आप डेरिवेशन करोगे तो दैट विल बी ग्राफिकल मेथड। और अगर आप सिर्फ डेफिनेशंस और ऑलरेडी अप्लाइड फॉर्मूलाज को यूज करोगे तो आप एल्जेब्रिक मेथड यूज करोगे, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं भाई? फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो भाई प्यारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन आपको याद हो जानी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? फर्स्ट इक्वेशन सर जी याद करने दो। फर्स्ट इक्वेशन थी सर v बराबर u प्लस एटी, ठीक है भैया। अभी जो v बराबर u प्लस एटी है
ये काफी हद तक हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिखता है मेरे दोस्त। देखिए u को उधर भेजा मैंने, माइनस यू बन गया बराबर ए टी, टाइम को उधर भेजा मैंने, v माइनस यू अपॉन टी बराबर ए। अरे सर ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। तो भाई यही तो मैं जो मुझे एल्जेब्रिक मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कौन सी मेथड यूज करेंगे बेटा? एल्जेब्रिक डेरिवेशन कर रहे हैं हम इस चीज का, याद रखिएगा। क्या कर रहे हैं भाई साहब? एल्जेब्रिक मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे भाई? डायरेक्टली हमको डेफिनेशन यूज करनी है, तो वी नो दैट, हमको मालूम है भाई साहब दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है भाई? कितनी देर में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। अब कहीं पर भी रेट बढ़ा जाएगा तो अपॉन में क्या लग जाएगा? टाइम। कहीं पर भी रेट बढ़ाएगा तो अपॉन में क्या लगेगा? टाइम। तो एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी, भाई इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम। ठीक है, क्लियर हो गई? रेट बढ़ाया इसलिए अपॉन में टाइम आया। अब चेंज है तो मैंने तुमको बताया था कि चेंज किसे निकालते हैं बेटा? फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। अगर मेरी हाइट, अगर मेरा वेट अभी 70 है, पहले 50 था, तो चेंज कितना हुआ? 70 माइनस 50 हुआ, यानी 20 चेंज हुआ। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी क्या करेंगे बेटा? अपन कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब देखो भाई, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? ए बराबर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन में t। क्लियर है बात? फर्स्ट इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन दिखनी कैसी चाहिए बेटा? v बराबर u प्लस ए टी, मतलब v को अलग करना है मुझे यहां पर। तो v को अलग करने के लिए टाइम को पहले ट्रांसफर करेंगे, ए टी बराबर v माइनस यू। v को अलग करने के लिए u को ट्रांसफर करेंगे, तो माइनस यू इधर आके प्लस यू, ए टी प्लस यू बराबर v। अब ये कुछ अरेंजमेंट भाई गलत लग रहा है हमको, तो अरेंजमेंट को सही कर देंगे। v बराबर u प्लस ए टी, बस मैंने पलटा के लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई इतनी बात, समझ में आया? तो प्लीज इसके स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट इक्वेशन का एल्जेब्रिक मेथड हो गया ये। अब हम करने वाले हैं इसका ग्राफिकल मेथड। देखो ये हो गया क्लियर। अब देखते हैं भाई, इसका हो गया एल्जेब्रिक मेथड। क्या करा हमने एल्जेब्रिक मेथड में? एक बार देख लो भाई साहब, हमने एल्जेब्रिक मेथड में करा कि हमको पता है कि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट बढ़ाया इसलिए अपॉन में टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज आया मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करा मतलब v माइनस यू करा, v माइनस यू अपॉन टी, ट्रांसफर खेला, आ गया। आया समझ? अब आगे बढ़ते हैं भैया हम सब और पढ़ते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन। बोले सर फर्स्ट इक्वेशन क्या है? प्यारे बच्चों बताया था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। इसका हम क्या करने वाले हैं भाई साहब? ग्राफिकल डेरिवेशन। अब ग्राफिकल डेरिवेशन में एक नई बला आएगी, दैट इज स्लोप, जो आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझ चुके हो, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन इसका कैसे और क्या होता है। प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमारा x नहीं y, ये हमारा x। ये किसका x है भाई? ये मेरा तो x नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई, हम तो भैया अकेले हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। अब देखो मैंने आपको बताया था x पे वो शो करेंगे जो इंडिपेंडेंट हो। कौन डिपेंड नहीं करता भैया? समय डिपेंड नहीं करता। तो x पे कौन आ जाएगा सर? टाइम। y पे जो डिपेंड करता है, कौन डिपेंड कर रहा है भैया? यहाँ पे कौन सा ग्राफ लेंगे अपन? याद रखिएगा कि वेलोसिटी आ रहा है ना इसके अंदर, इसलिए वेलोसिटी लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, इतनी बात में बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना पार्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया, ठीक ना। अब इनिशियली सब कुछ ओरिजिन पे होगा, यानी सब कुछ समय भी जीरो होगा, वेलोसिटी भी जीरो होगी। इनिशियली जब टाइम शुरू होगा, जस्ट शुरू होगा, तो मेरी वेलोसिटी जो रहेगी उसको मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी। इसलिए टाइम जीरो पर जो वेलोसिटी हो रही है मेरे पास, वो हो गई मेरी इनिशियल वेलोसिटी। ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए पॉइंट, और इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, u। ये 0, u क्या शो करेगा बेटा? कि जब टाइम इनिशियल है, टाइम जीरो है, तब मेरी वेलोसिटी कितनी हो रही है, तब मेरी वेलोसिटी कितनी हो रही है? इनिशियल वेलोसिटी। अब
कुछ टाइम चल गया अपन, कुछ समय बाद, मान लो इस समय बाद, तो ये पॉइंट हो गया मेरा, मान लो सी, ये हो गया t, 0। कुछ समय बाद मेरी वेलोसिटी हो गई, बढ़ गई भाई वेलोसिटी, कुछ समय बाद वेलोसिटी बढ़ गई, तो कुछ समय बाद वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, बढ़ गई, v हो गई, तो इस पॉइंट पर आ गया मैं। ये क्या शो कर रहा है पॉइंट, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये बी पॉइंट क्या शो कर रहा है कि कुछ समय बाद वेलोसिटी बढ़ गई, कुछ समय बाद वेलोसिटी बढ़ गई, तो ये हो गई बढ़ गई वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी। पहली वाली वेलोसिटी इनिशियल, बाद वाली फाइनल। तो ये जो पॉइंट होगा, ये शो कर रहा होगा मेरा, ये पॉइंट शो कर रहा होगा 0, v फाइनल वेलोसिटी। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे t, v। क्या शो कर रहा है, ये t समय बाद कितनी वेलोसिटी हो गई, t समय बाद कितनी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और मेरा ओवरऑल ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन AB से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो मुझे शो कर रही है, पहले इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी ए पॉइंट पर, टाइम 0 था, और बी पॉइंट पर कुछ समय बाद आपकी वेलोसिटी हो गई है v। देर हो गई इतनी बात। अब मुझे क्या निकालना है बेटा इसके अंदर, मुझे निकालना है ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन निकलती है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, जैसा मैंने अलजेब्रिक में देखा। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v/t, क्लियर हो गई। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि सर टाइम डिवीजन आ रहा है, क्या आ रहा है, डिवीजन। एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहते हो आप तो डिवीजन करना पड़ेगा वेलोसिटी और टाइम का, और मैंने आपको इसीलिए पहले समझाया था कि डिवीजन से क्या होता है, स्लोप। तो इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए इस ग्राफ, इस डेरिवेशन के टाइम पे, कि मुझे स्लोप निकालना है। बेटा डेरिवेशन को जितने अच्छे से समझोगे उतना आसान लगेंगे वो, वरना कठिन लगेंगे, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपन स्लोप क्यों निकालने वाले हैं, यहाँ पे अपन स्लोप का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन बनाने के लिए वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करना पड़ता है, डिवीजन में स्लोप यूज होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहली लाइन जो इसमें लिखने वाले हैं, तो समझने के लिए लिखा था, सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे, we know that WKT, slope of velocity time graph is equals to acceleration, ठीक है। अब बोले सर स्लोप क्या है, तो स्लोप आपको पता होना चाहिए डिवीजन, और डिवीजन का फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ये स्लोप का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। स्लोप बेसिकली क्या होता है बेटा, x एक्सिस से कोई भी लाइन कितनी इंक्लाइंड है, मतलब ये जो एंगल थीटा बन रहा है, ये यहाँ पे जो ये एंगल थीटा बन रहा है ना, इसको अपन स्लोप कहते हैं, ठीक है। ये होता है एक्चुअल मतलब स्लोप का, बट ये आपको अभी नहीं इसमें घुसना चाहिए, ना ही इसको भी देखना चाहिए, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कुछ बच्चों के लिए जिनको पता होना चाहिए, जिनको लग रहा है हमको एक्चुअल चीज बता दो, तो भाई एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है कोई लाइन, दैट इज स्लोप। फॉर्मूला होता है इसका tan थीटा या फिर y2 माइनस वाई एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पर y और x का डिवीजन होता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया, ये दिमाग में बिठाया कि डिवीजन मतलब स्लोप, ठीक है। अब देखो यहां पर x2 और x1 क्या होंगे, x1 x2, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। भाई पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रखेंगे। y2 क्या है बेटा v, y1 क्या है u, x2 क्या है बेटा t, और x1 क्या है 0, बराबर है। तो प्यारे बच्चों देखो ये आ गया v माइनस यू अपॉन, ये क्या आ गया v माइनस यू अपॉन t माइनस 0 मतलब t ए। क्लियर हो गई इतनी बात, और ये बात भी क्लियर हो गई। ये हो गया डेरिवेशन, आया समझ कैसे होगा भाई साहब, ये इसके बाद तो मैं को समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। मेन बस बात ये है कि आपको स्लोप कैसे याद आएगा, कि डिवीजन हो रहा है मतलब स्लोप आएगा, डिवीजन हो रहा है मतलब स्लोप आएगा। आई होप आपको फर्स्ट सेकंड इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन भाई साहब, सेकंड। अब भाई इतना तो याद होना चाहिए कि सर जी सेकंड इक्वेशन क्या होगी, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। कौन सा मेथड दिखा रहा हूं बेटा मैं आपको, अलजेब्रिक, ठीक है। अब देखेंगे अलजेब्रिक मेथड में क्या हमारे पास है, क्या है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड में ऑफर करने को। तो भैया अलजेब्रिक मेथड के अंदर मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, s आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि अलजेब्रिक मेथड में डिस्प्लेसमेंट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्या लगा रहा हूं मैं, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा,
डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, अब देखो वेलोसिटी इनटू टाइम आ गया। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो एस ही आ गया, टाइम आ गया, वेलोसिटी कौन सी इनिशियल, मतलब v से काम नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ कन्वर्ट करना है वेलोसिटी को कि मेरे पास वेलोसिटी u भी आ जाए और v भी आ जाए, ताकि मैं v को बाद में चेंज कर सकूं। तो अपन डिस्प्लेसमेंट s बराबर लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी भाई? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ठीक। अब देखो इस इक्वेशन में s बराबर u प्लस v अपॉन t में ऐसी कौन सी टर्म है जो मुझे काम में नहीं आने वाली? दिख रही है बेटा, v टर्म दिख रही है। v इस पूरे फॉर्मूला में कहीं पर तो v काम में नहीं आएगा, तो v को मुझे रिप्लेस करना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। v बराबर u प्लस v, ठीक। अगर v बराबर u प्लस 80 है तो s बराबर u प्लस at अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t। क्लियर हो गया? अब s बराबर u प्लस 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू t। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब अगर अपने को इतना समझ में आ गया है तो आगे भी बहुत आराम से अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने लिख दिया कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी अपने को u और v दोनों चाहिए थी, इसलिए एवरेज वेलोसिटी यूज करा। फिर हमने बात करी कि भाई अगर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो u प्लस v इंटू t करेंगे। v की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन से हमने v की वैल्यू रखी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा t जो 2 है मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 कटा, ये बन गया s बराबर t मल्टीप्लाई होगा ut प्लस t इंटू t स्क्वायर अपॉन, ये बन गया मेरे पास अलजेब्रिक मेथड से सेकंड इक्वेशन। क्या करना है और क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, फिर एवरेज वेलोसिटी रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से v को रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि भाई सेकंड इक्वेशन में कहीं पर भी v नहीं आता। अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं, बस हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। बढ़ते हैं अपन ग्राफिकल मेथड की ओर। आई होप आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अब अगर हम ग्राफिकल मेथड देखें, जब तक मैं स्क्रीन के सामने नहीं बढ़ा तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। कौन सी इक्वेशन में देखेंगे सर? सेकंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, अब अगर ग्राफिकल इक्वेशन देखना है दोस्त तो सेम पढ़ना वापस शुरू होगा जो मैंने पहले किया था। ठीक है, वापस ही बनाएंगे भाई इसका अपन ग्राफ, जो भी हमारा y एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो काय पर होगा? y पर, और इंडिपेंडेंट x पर। यहाँ पर टाइम वापस से कौन सा लेंगे? ग्राफ सेम बनेगा बेटा। जब टाइम समय 0 था, इनिशियल था, तो वेलोसिटी u होगी इनिशियल, तो ये पॉइंट हो गया 0, u। ठीक है, ये पॉइंट दिया इसमें। कुछ सिमिलर वेलोसिटी हो जाएगी v, तो t, v पॉइंट रहेगा ये, जिसको मैं v पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, और इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के टाइम पर समय कितना हो रहा होगा? t, 0। ठीक है, इस पॉइंट में मान लीजिए ओरिजिन है o, तो ये बन गया मेरा ग्राफ। ठीक है, ये बन गया मेरा ग्राफ। आई बात समझ? अब मुझे क्या चाहिए बेटा? सेकंड इक्वेशन चाहिए। ग्राफ सेम है, जो अपन ने पहले करा था वही है बेटा, सेम ये पॉइंट शो कर रहा होगा 0, v। ठीक, ग्राफ सेम। ठीक, इसका मतलब ये पूरी हाइट हो गई y एक्सिस पे v, इस हाइट का नाम हो गया u, और इसका नाम हो गया t। इतनी बात क्लियर है? अब देखो भैया, मुझे चाहिए सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के अंदर मुझे दिख रहा है डिस्टेंस है, और मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से कि जब अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं और उसको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप क्या निकालते हो? उसका एरिया। ठीक है, तो भाई सिंपल सा अपने को ये लिखना है, वी नो दैट एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बीटी ग्राफ का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ, ये देखो इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे वाला एरिया, ये पूरा एरिया। ठीक है, ये एरिया क्या है? ओ ए बी सी।
एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर एक ट्रिक यूज करना है। यहाँ पर इक्वेशन कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। तो ग्राफ में आपको जो एरिया निकाल रहे हो आप वो भी 2 पार्ट में निकालोगे। 2 पार्ट कैसे बेटा? देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया ये पॉइंट ये, ठीक। अब देखो ये जो एरिया पहले ट्रापेज़ियम की तरह दिख रहा था, अब वो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ओ ए बी को लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है बेटा? ये पॉइंट था ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का बेटा कौन सा? ओ ए बी सी। अब सिर्फ ट्रायंगल का एरिया अप्लाई करेंगे, हाफ बेस टू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ टू ब्रेड्थ। अब ट्रायंगल की बेस कितना है ट्रायंगल का? एडी। वैल्यूज पुट कर रहा हूं बस, एडी टी की वैल्यू आ जाएगी इसमें का। हाइट की ट्रायंगल की बीडी, भाई इतनी हाइट है, तो इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा, इतना माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरे पास बीडी, मतलब बी माइनस यू। लेंथ कितना है बेटा? जरा लेंथ टाइम। ब्रेथ कितना है बेटा? ये ब्रेथ यू। बन रहा है इक्वेशन बनते हुए, दिख रहा है? ये बन गया। अगर हम उसको पलटा के एस बराबर टी इंटू यू, यू टी प्लस हाफ टी और बी माइनस यू। मतलब अभी सेकंड इक्वेशन की तरह दिखाई दे रहा है। देखो बेटा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस मुझे ए टी चाहिए, टी तो पहले से है तो ए टी स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन अगर अपन यूज करें तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली कि फर्स्ट इक्वेशन से ये जो कहानी है v माइनस यू की, ये क्लियर हो सकती है। ये जो v माइनस यू की कहानी क्लियर हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। v बराबर यू प्लस एटी, तो v माइनस यू बराबर एटी, बस इसको यहाँ पर रखो। तो ये मिल गया s बराबर यू टी प्लस हाफ t और v माइनस यू की जगह एटी आ गया। ये बन गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन बेटा। ये हो गया उसका अलजेब्रिक मेथड और ये था उसका, सॉरी ये है अलजेब्रिक मेथड और इसके बाद अपन ने कर लिया था ग्राफिकल मेथड। ये है अलजेब्रिक जिसके अंदर हमने अलजेब्रा यूज करा हुआ है, ये है अलजेब्रिक, ठीक है। और ये वाली मेथड है इसकी ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको दोनों ही मेथड्स क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब बोले सर ये थर्ड इक्वेशन क्या है भैया, जितनी देर में यार हो जाना चाहिए। थर्ड इक्वेशन होती है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। कौन सी मेथड देखेंगे बेटा? सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है? अलजेब्रा यूज करते हैं, पहली वाली डेफिनेशंस को यूज करते हैं। जब भी डिस्प्लेसमेंट आए तो अलजेब्रिक मेथड में डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। कैसे शुरू करेंगे? वी नो दैट वी एवरेज is equals to displacement upon time, ठीक है। therefore displacement is equals to v average into time, ठीक है। अब आगे बढ़ेगी कहानी। अब डिस्प्लेसमेंट एरिया एवरेज वेलोसिटी मतलब u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक। अब देखिए भाई साहब, मुझे यहाँ पर चाहिए v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2as। कौन से ऐसे टर्म है जो यहाँ पर बिना इस मतलब की है? u है, भाई सही काम आ रहा है, v का काम आ रहा है, 2 का काम आ रहा है, t का काम नहीं आ रहा है। t को रिप्लेस करेंगे, कहाँ से करेंगे भैया? वापस सेम चीज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो t v माइनस यू बराबर 80, तो t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन, ठीक है। इसको अपन रखेंगे इस इक्वेशन में, इस वाले चीज को अपन रख रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो s बराबर u प्लस v अपॉन 2 और t की जगह पर आएगा v माइनस यू अपॉन, ठीक है। अभी देखो ऊपर दिख रहा है a प्लस b और a माइनस b, भाई a प्लस b और a माइनस b क्या होता है? इसका माइनस b स्क्वायर, भाई ये चाहिए मुझे b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो बस s बराबर इसको मैं लिखूंगा b प्लस u अपॉन 2, ताकि रीअरेंज करके ये मेरे काम की चीज बने, ठीक है। अभी बन गया है बराबर a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 into 8,
ट्रांसफर करेंगे 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लो जी भैया बन गई हमारी तीसरी इक्वेशन। समझ में आई प्यारे बच्चों कि तीसरी इक्वेशन कैसे बन गई? ये हो गया हमारा अलजेब्रिक। सेम भाई सेम फंडा है, बस डिस्प्लेसमेंट यूज करा, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2 into t, टाइम काम का इनका रिप्लेस करना बस इक्वेशन से, अलजेब्रा लगाया, सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में भाई सेम ग्राफ बनेगा, याद रखना बस एक बार आपको ग्राफ समझना है, बाकी फिर तीनों ही केसेस के अंदर ग्राफ सेम है, ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है एक बार। ठीक है, ग्राफ यार ये हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर अपन अब नेमिंग शुरू करते हैं तो जो इंडिपेंडेंट है वो तो टाइम है, जो डिपेंडेंट है v है, इनिशियली हो जाएगा हमारे पास 0, u, ये हो गया a पॉइंट, कुछ समय बाद यानी t समय बाद वेलोसिटी हो जाएगी v, e पॉइंट, x एक्सिस पे हम चलेंगे t, 0 वाला पॉइंट, t, ओरिजिन a, तो सॉरी o से ये वैल्यू करनी है, ये ऑलरेडी समझ में आ चुका है, इसलिए हम फटाफट याद रखना। अब देखो याद रखने की सेकंड इक्वेशन में अपन ने ग्राफ को स्प्लिट करा था दो पार्ट्स के अंदर एरिया निकालने के लिए। यहां पर भी एरिया निकालेंगे कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as डिराइव कर रहे हैं, s का डेरिवेशन हो रहा है तो एरिया तो निकलेगा, बस यहां पर स्प्लिटिंग नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सेम फंडा शुरू होगा, वी नो दैट एरिया ऑफ vt ग्राफ इज s, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाने का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम बेटा OABC इज इक्वल टू s। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होना चाहिए बेटा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इज इक्वल टू s। अब सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है बेटा? यहां पे देखो पैरेलल साइड OA और BC है, ये दोनों तो पैरेलल नहीं है, तो OA और BC। ठीक है, और हाइट कितनी चाहिए बेटा? OC, बट ये रिजल्ट समझोगी ट्रेपेजियम लेटा हुआ है। ठीक है, हाँ OA की हाइट हो गई U, BC की हाइट हो गई V और OC हो गया T। सेम हो गया बेटा, अब देखो ये पूरा सेम हम वापस पहुंच गए जो अलजेब्रिक में अपन ने किया था। अब वापस इसको यहाँ पे T की जरूरत नहीं, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसको अपन क्या करेंगे बेटा? पहली इक्वेशन से इसको T को हटा देंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वापस सेम फंडा यूज करने वाले हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट वेरीफाई कर दूं इसको, u प्लस v को मैंने लिखा v प्लस u तक यूज कर सके अपन, बाद में यूज में याद है ये आएगा v माइनस u अपॉन a। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देखो a प्लस v माइनस u बन गया, ऊपर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a बराबर s, बस ट्रांसफर मारेंगे अपन 2as, ये हो गया डेरिवेशन हमारे सेकंड थर्ड इक्वेशन का भी, अलजेब्रिक भी, ग्राफिकल भी। अगले लेक्चर में आखिरी टॉपिक करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। तब तक के लिए मेरे दोस्त क्या होगा, ये एक फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड एक बॉडी अगर एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो ये सर्कुलर मोशन है, और ये एक फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, कौन सा मोशन है? सर्कुलर। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? इस सर्कुलर मोशन में अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट कर दूं, किसको कांस्टेंट कर दूं भैया? स्पीड। अगर जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, अगर ये स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाएगा। याद रखना बेटा, सिर्फ स्पीड कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि स्पीड डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती, लेकिन वेलोसिटी इसकी लगातार चेंज होगी। क्यों चेंज होगी बेटा? वेलोसिटी लगातार चेंज क्यों होगी? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, और अगर आप एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करोगे तो आपका डायरेक्शन लगातार चेंज होगा, डायरेक्शन लगातार चेंज होगा तो आपकी वेलोसिटी भी लगातार चेंज होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्पीड भी आपकी कांस्टेंट रह रही है, तो एक्सेलरेशन ओवरऑल क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कितनी होगी, तो अगर आप उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो वेलोसिटी 0 हो गई। अगर आप डायमीटरी अपोजिट एंड पर हो तो डिस्टेंस कितना चला आपने? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2r अपॉन t बनेगा। ठीक है, अगर आप स्पीड की बात करेंगे पूरे एक सर्कल की तो 2πr अपॉन t बनेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इतना बेसिक अपने को मैथ्स पता होना चाहिए, इसमें सर्कमफेरेंस और डायमीटर के फॉर्मूला यूज होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो अर्थ के सैटेलाइट घूम रही है, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर आपने मान लो फेरिस व्हील पर आप गए, राइज जुला जिसको बोलते हैं, सर्कुलर मोशन।
ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मैं मोशन देखूं न्यूक्लियस के अराउंड, सर्कुलर मोशन, विंडमिल का पंखा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपने सब जगह देखा हुआ है, जहां पर भी भाई स्पीड कांस्टेंट है वो सर्कुलर मोशन है। याद रखना, स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी लगातार चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्लियर हो इतनी बात? आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर अपना फिजिक्स का 9th का क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका प्यारा सा दोस्त क्षितिज मालविया। वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।